माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया पहले कि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर आप पढ़ेंगे कोज कि कौन कौन से कोज हो सकते हैं जो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस क्रिएट करते हैं। इसमें फर्स्ट कोज आता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन, यदि हमने पेशेंट को वेंटिलेशन पे रखा है, हाइपर वेंटिलेशन पे रखा है, तो उसमें भी क्या देखने को मिल सकता है, पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कोज आ सकता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में भी क्या देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है 15 से 30% क्या है O2 कंजप्शन इंक्रीज होता है। कितना, 15 से 30% O2 कंजप्शन क्या है इंक्रीज होता है। और प्रेगनेंसी टाइम पे ही क्या है आपको फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, हीमोडायल्यूशन की वजह से। फिर ये आपका फर्स्ट कोज हो गया, सेकंड हो गया। यदि मैं थर्ड कोज की बात करूँ, थर्ड हो सकता है आपका फीवर। फीवर में भी क्या है आपका रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ड्यूरिंग फीवर क्या होता है आपका मेटाबॉलिक डिमांड आपकी बढ़ती है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। ओवर स्टिमुलेशन की वजह से वहाँ पे क्या है आपकी बॉडी के अंदर O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे भी आपका क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा। और मैं फर्दर इसका टाइप्स की कोज की बात करूँ, एंजाइटी, तो एंजाइटी में भी क्या देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी एंजाइटी के टाइम पे भी क्या है आपका जो O2 कंजप्शन है वो आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आपका पैल्पिटेशन, वो आपकी जो सिंपैथिक सिस्टम है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है ड्यूरिंग एंजाइटी, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। ठीक है, और इसके एक कॉज हो गए। यदि मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूँ कि आप रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट तो आप सिंपल इसमें क्या करोगे, ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, इसके ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज। पेशेंट को क्या कराओगे, ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज। ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज, ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज कराओगे पेशेंट से। क्यों कराओगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर क्या है, जो पेशेंट है उसके अंदर O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप पेशेंट को क्या कराओगे, ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज कराओगे। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। ठीक, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमने पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस पढ़ लिया। अब आगे फर्दर अपने टॉपिक को मूव करते हैं, अब चलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ऊपर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मैंने पहले ही बताया है कि जो आपका मेटाबॉलिक इंडिकेटर होगा वो कौन होगा, बाइकार्बोनेट। मेटाबॉलिक इंडिकेटर कौन होगा, बाइकार्बोनेट। इसी को देखकर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कि मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है, उसकी पीएच वैल्यू को देख के। तो यदि मैं बात करूँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर आपको जो है ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी मिलेगी, यदि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो ब्लड की पीएच वैल्यू मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कितनी मिलेगी, लेस देन 7.35। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू कितनी मिलेगी, सोडियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी क्या है आपको इसमें क्या है कम मिलेगी। क्यों मिलेगी, यहाँ मैंने पहले बताया था कि जो आपका पीएच वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कार्बोनेट के। जैसे ही पीएच बढ़ेगी उसके साथ साथ क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा। यदि पीएच कम होती है उसके साथ साथ क्या है कार्बोनेट भी कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडोसिस के अंदर पीएच वैल्यू क्या है कम हो रही है, तो इसके साथ साथ जो कार्बोनेट है उसकी वैल्यू भी क्या है कम होगी। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी थी, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इसके अंदर कितनी हो जाएगी, लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, और यदि मैं H+ आयन की बात करूँ, इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पैरामीटर आपको ध्यान में रखने हैं कि जब भी पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो उसमें पीएच वैल्यू क्या है, लेस देन 7.35 हो जाएगी, और आपका कार्बोनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्यों होगी, क्योंकि पीएच क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोनेट के। जैसे ही पीएच घटेगी वैसे ही साथ साथ क्या है कार्बोनेट की वैल्यू घटेगी। ठीक है, और यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके कोज की बात करते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन में आपको क्या है
मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। फर्स्ट आता है इसमें रीनल फेलियर। रीनल फेलियर, रीनल फेलियर बात करूं, जो फर्स्ट कोज होता है इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर कोज होगा रीनल फेलियर। तो कहने का मतलब है कि रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर भी क्या है, आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि रीनल फेलियर वाले पेशेंट का क्या है, जो H+ आयन है बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक, तो रीनल फेलियर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरा कोज मैं बताऊं, जो डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी क्या है, आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, जो डायबिटिक मेलाइटिस होता है जिसके अंदर टाइप 1 टाइप 2 पड़ते हैं, नॉन इंडिपेंडेंट इंसुलिन और डिपेंडेंट इंसुलिन। जो आपका डिपेंडेंट इंसुलिन टाइप होता है टाइप 1, उसके अंदर क्या है, आपका इंसुलिन की एक्सेसिव क्या है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो इंसुलिन होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या है, डीएम जो डायबिटिक मेलाइटिस उसके अंदर भी क्या है, आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। और आपका क्या है, एस्प्रिन। एस्प्रिन, एस्प्रिन यदि टैबलेट को ले रहा है उसके अंदर भी क्या है, आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एस्प्रिन जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या है, H+ आयन की क्या है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, और यदि फर्दर कोज की बात करूं, फर्दर कोज हो सकता है इसका सीवियर डायरिया। सीवियर डायरिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीवियर डायरिया। सीवियर डायरिया वाली कंडीशन में भी क्या है, पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है कि डायरिया वाली सिचुएशन में क्या है, हमारी बॉडी से एल्क्रोसिस क्या है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, मतलब एक्सक्रीट मतलब बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से एल्क्रोसिस। सिर्फ हमारी बॉडी में क्या है, एसिडोसिस रहता है। तो इस वजह से सीवियर डायरिया वाली कंडीशन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो ये सब इसके क्या है, कॉज हुए। यदि मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूँ, अब इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, गिवन द बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। ठीक, ये सब आपका क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है, पीएच वैल्यू कम हो जाती है 7.35 से, और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी कम हो जाती है। ठीक है, 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है, वो आपकी इसमें इंक्रीज हो जाता है। ट्रीटमेंट के लिए आप क्या है, आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हो पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू इसमें क्या कम हो रही है, इस वजह से हम इस पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। और इसके आगे फर्दर पढ़ते हैं मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस, तो मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस में क्या होगा, जो ब्लड की पीएच है, ब्लड की पीएच क्या है, मोर देन हो जाएगी 7.45 से, और आपका साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू आपका बढ़ के कितनी हो जाएगी, 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इससे ज़्यादा हो जाएगी। और H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है, वहाँ पे आपको कम देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है, वहाँ पे आपको कम देखने के लिए मिलेगी। H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है, वहाँ पे कम होगी, डिक्रीज होगी। ये वैल्यू ध्यान रखना। ठीक, फिर उसके बाद इसके कोज पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोज होते हैं जिनके अंदर हमें क्या है, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस देखने को मिल सकता है। तो यदि मैं फर्स्ट कोज की बात करूँ, यदि पेशेंट को क्या है, सीवियर वोमिटिंग हो रही है, सीवियर वोमिटिंग, सीवियर वोमिटिंग, सीवियर वोमिटिंग में आपको क्या है, पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस देखने को मिलता है। क्यों मिलता है कि वोमिटिंग में क्या है, H+ आयन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, H+ आयन बाहर निकलेंगे, तो यदि बाहर निकलेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे आपको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। तो यहाँ पे सीवियर वोमिटिंग में क्या है, H+ आयन क्या है, बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ हमारी बॉडी में क्या एल्क्लोसिस बचेगा। इस वजह से सीवियर वोमिटिंग के अंदर क्या है, आपको मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस देखने को मिलेगा। और सीवियर डायरिया के अंदर आपको क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। सीवियर डायरिया में क्या है, आपका एल्क्लोसिस बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से आपको क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। सीवियर वोमिटिंग के अंदर आपको मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस देखने को मिलेगा। और कोज की बात करो, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जैसे पायलोरिक स्टोनोसिस, पायलोरिक स्टोनोसिस में भी आपको क्या है, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि पायलोरिक स्टोनोसिस का एक कार्डियल साइन होता है कि पेशेंट को क्या है, वहाँ पे एकदम प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में क्या है, H+ आयन क्या है, आपकी बॉडी से
बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पेशेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर मैं इसके फर्दर टाइप्स की बात करूँ और कौन कौन से सिचुएशन में आपको ये देखने को, यदि पेशेंट को क्या है डायोटिक्स ड्रग्स दिया है, डायोटिक्स ड्रग्स, यदि पेशेंट को डायोटिक्स ड्रग्स दिया है तो उस सिचुएशन में भी क्या है आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? डायोटिक ड्रग्स से भी क्या है हमारी बॉडी से H+ आयन क्या है एक्सक्रीट आउट होते हैं, H+ आयन क्या है बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है वहाँ पे कम हो जाएगी। जब H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हम बोलेंगे एल्कलोसिस। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं फर्दर, यदि पेशेंट को क्या है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर भी क्या है आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यदि मैं इसकी मैनेजमेंट की बात करूँ, अब इसका मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, उसका अंडरलाइन ट्रीटमेंट दे सकते हो पेशेंट को। ट्रीटमेंट में आप क्या है जो भी अंडरलाइन कोज है उनको क्या है ट्रीटमेंट दे सकते हो। जैसे कि पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो आप एंटीमेटिक ड्रग्स दे सकते हो। ठीक है, बस ये इसका क्या है आप इसको ट्रीट कर सकते हो।